क्वांटम केमिस्ट्री में अभी तक आप लोग बेसिक्स को अच्छे से कवर कर चुके हो। बेसिक्स के अंदर आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ऑपरेटर अलजेब्रा को, जहां पर आपने फोकस किया कोमुटेटर और हर्मिटिसिटी के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने आइगन वैल्यू फंक्शन को पढ़ा और आइगन वैल्यू फंक्शन को पढ़ने के बाद आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को अच्छे से सीखा। उसके बाद आप लोगों ने एवरेज वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, उसका फॉर्मूले को भी आपने याद किया। उसके बाद आप लोगों ने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा और अभी तक हम लोग 5 पोस्टुलेट को पढ़ चुके हैं और 5 पोस्टुलेट को अच्छे से समझ चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको हाइड्रोजन एटम के अंदर कौन कौन सी मैथमेटिक्स यूज़ होंगी उनके बारे में मैंने आपको बताया और मैंने आपको हाइड्रोजन एटम को हल्का सा इंट्रोड्यूस किया। आज की क्लास के अंदर हम लोग एवरेज वैल्यूज़ निकालने वाले हैं हाइड्रोजन एटम को लेकर, किस तरीके से हम लोग उस मैथमेटिक्स को यूज़ करेंगे, उन सब की बातें करेंगे और क्या हमारी एवरेज आर होती है, एवरेज पी आर क्या होती है, उन सबको आज कैलकुलेट भी करेंगे और उनको याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे अकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम को इंट्रोड्यूस किया था और कुछ मैथमेटिक्स सीखी थी कि कौन कौन सी मैथमेटिक्स हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है हाइड्रोजन एटम के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेंगे, उनको नॉर्मलाइज करके देखेंगे कैसे हम लोग उसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं और देखेंगे कि क्या हमें किसी और मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी हम लोग याद कर लेंगे। ज़्यादा कुछ हार्ड आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले नहीं हैं। और उन व्यूअर्स से जो पहली बार डायरेक्टली सिर्फ इस लेक्चर को देखने के लिए आए हैं और सोच रहे हैं कि वो डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम को याद कर लेंगे, तो उनके लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ क्वांटम केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के लेक्चर्स भी देखिए और उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है। अगर आपने एक भी लेक्चर को मिस किया है बीच में तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही होगी और मैं वो चाहता नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के अंदर हमें कुछ भी क्रैम नहीं करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं नॉर्मलाइजेशन, जो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर कर रहे थे। मैंने आपको हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर कुछ फंक्शंस दिए थे, उसको नॉर्मलाइज करके हम लोग देख रहे थे और फिर आपने देखा था कि वहाँ पर आपको कुछ इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ रही। तो आप लोग आज क्या करेंगे, आज लोग हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन लेंगे, उनको इंटीग्रेट कर देखेंगे और देखेंगे किस किस इंटीग्रेशन की आपको ज़रूरत और पड़ सकती है। फिर हम उनको याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सीधी एवरेज वैल्यूज़ फॉर हाइड्रोजन एटम। निकाल कर हम लोग हर चीज़ देखेंगे, लेकिन आपको वैल्यूज़ को डायरेक्टली याद करना है, क्योंकि नेट के अंदर आपको डेरिवेशन आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -2r इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है और उसका वेव फंक्शन जो है आपको दिया हुआ है साई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -2r। ठीक है, तो आपको इसको नॉर्मलाइज करना है। तो आपको पता है नॉर्मलाइज करने के लिए आप चेक करते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ किसके बराबर है। अगर 1 के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन पहले से ही नॉर्मलाइज्ड है। अगर 1 के बराबर नहीं आया तो जिसके भी बराबर आएगा उसका उल्टा करोगे, रूट लगाओगे, फंक्शन के साथ जोड़ दोगे, आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शन है ई रेज टू दी पावर -2r। इसमें कुछ भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यहाँ पर आयोटा नहीं गिवन है। तो आपका साई स्टार और साई क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो जल्दी से इसको करते हैं। साई स्टार की जगह आपने क्या किया, फंक्शन साई स्टार को पुट किया, फिर आपने साई को पुट किया और ये आपका क्या है, ये आपका डी टाउ है। हाइड्रोजन एटम के केस के हम लोग बात कर चुके हैं कि जो आपका डी टाउ होता है वो r² dr sin थीटा डी थीटा डी आर होता है। थीटा की लिमिट्स क्या है, आर की लिमिट्स क्या है और फाई की लिमिट्स क्या है, इन सब चीज़ों की भी बात हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स को देख कर आइए। तो मैंने क्या किया, आपके पास यहाँ पर कुल मिलाकर 3 वेरिएबल हैं, 3 डी हैं, डी आर है, डी थीटा है और डी फाई है। तो आपके पास इंटीग्रेशन भी 3 टाइप के होंगे, 3 आपके इंटीग्रेशन हो गए। आर की लिमिट्स लगाई आपने क्या, 0 से इन्फिनाइट, फिर आपने लगाई डी थीटा की 0 से फाई, फिर आपने लगाई डी फाई की, आपने 0 से 2 फाई लगा दी डी फाई की। उसके बाद आर वाले पार्ट को अलग करो, थीटा वाले पार्ट को अलग करो, फाई वाले पार्ट को अलग करो, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। आपने आर वाले पार्ट को अलग करोगे, ई रेज टू दी पावर -2r इंटू में ई रेज टू दी पावर -2 लिख सकते हो आप, ई रेज टू दी पावर -4r। तो ये आपके पास बन गया ई रेज टू दी पावर -4r r² dr। ये बन गया साइन
थीटा डी थीटा, और ये बन गया आपके पास डी फाई, लिमिट्स के साथ मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। इस टाइप के फॉर्मूले को हमने लास्ट क्लास के अंदर याद किया था, यहाँ पर मैंने उसको लिखा भी हुआ है। आर रेज टू दी पावर एन ई रेज टू दी पावर अल्फा आर डी आर का इंटीग्रेशन, अगर आपकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट होती है तो आपका इंटीग्रेशन निकल करके आता है एन फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू दी पावर एन प्लस 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक ये इंटीग्रेशन याद हो गया होगा, इतना कुछ मुश्किल इसके अंदर था नहीं। फिर बात हमने की थी साइन थीटा डी थीटा क्या होता है 0 से पाई के लिए, इसकी आपने डायरेक्ट वैल्यू याद कर ली थी 2, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर ये बार बार आपके सामने आने वाला है साइन थीटा डी थीटा का 0 से पाई का। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस थीटा होता है, फिर आप कोस थीटा के अंदर लिमिट्स को पुट करो, 0 पुट करो, 0 के बाद 2 पाई माइनस का 0 पुट करो, और उसके बाद वहां से आप इसकी वैल्यू निकालो तब भी आपकी 2 ही निकल कर आएगी। तो बार बार इसको करने से अच्छा है कि आप इसको एक बार में याद कर लो। तो इसकी वैल्यू आपको पता है 2 निकल कर आएगी, और डी पाई का 0 से 2 पाई आपको इसकी वैल्यू भी आपको पता है, आपके पास 2 पाई निकल कर आएगी। तो आपको इसकी वैल्यू भी पता है, आपको इसकी वैल्यू भी पता है, और आपको इसका फॉर्मूला भी पता है। तो फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर वैल्यू पुट करो। फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले आपको बस ये देखना है कि आपका n क्या है और आपका अल्फा क्या है। तो r के ऊपर जो पावर होती है वो आपका n होता है, तो n आपका 2 है, और e रेज टू दी पावर के ऊपर माइनस r को छोड़ के जो कुछ भी है वो आपका क्या है, वो आपका अल्फा है। तो e रेज टू दी पावर माइनस r को छोड़ के जो कुछ भी बचा वो आपका क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पर अल्फा आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका अल्फा हो जाएगा। आपने फॉर्मूले को पुट किया, 2 का फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा यानी कि 4 रेज टू दी पावर n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, ये आपने फॉर्मूले को पुट कर दिया। n2 में 2 ये यहाँ से आया है, n2 में 2 पाई ये यहाँ से आया है, आपने इसको पूरी तरीके से लगा दिया। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू में 1 होता है, नीचे क्या है 4 का क्यूब है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या है, इंटू में 2 है, यहाँ पर आपके पास क्या है 2 का पाई है। ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपके पास निकल कर आ गया पाई बाई 8। अब ये 1 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको उल्टा करना है, उल्टा करके रूट लगाना है, और आपका फंक्शन के साथ आपको उसको लगा देना है, आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 8 बाई पाई, फिर क्या करना है आपको इसको रूट लगाना है और फंक्शन के साथ आपको इसको जोड़ देना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास के अंदर भी कर रहा था, और एक तरीके से रिविजन हो गया है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। अब थोड़े से फंक्शन को हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो फंक्शन देखा है हाइड्रोजन एटम का, हमने देखा है 1s का, जो हमने याद भी किया हुआ है। क्या था आपको 1s का फंक्शन, 1 अपॉन में रूट पाई a नोट की पावर 3/2 इनटू में e रेज टू दी पावर माइनस r अपॉन में a नोट। ये आपका फंक्शन था 1s के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। इसको आपको याद भी करना है। टेबल के अंदर आपके पास जो भी श्रोडिंगर फंक्शन दिए गए हैं, आपको वो सारे के सारे श्रोडिंगर फंक्शन याद होने चाहिए। तो 1s का फंक्शन तो आपने याद कर लिया, लेकिन आपने जहाँ अगर इसको ध्यान से देखोगे तो 1s के केस के अंदर ना तो आपके पास कहीं भी थीटा आया है और ना ही आपके पास कहीं भी फाई आया है। तो बेसिकली आपके पास ना तो थीटा है ना तो आपके पास फाई है। अगर आप डी टाउ को लिखोगे तो डी टाउ के अंदर आपके पास थीटा भी आएगा, डी टाउ के अंदर आपके पास फाई भी आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन के अंदर कहीं भी आपके पास थीटा नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइड्रोजन एटम्स के अंदर एनर्जी ऑर्बिटल्स को चेंज करोगे, 1s से आप 2s में जाओगे, 2s से आप 2p के अंदर जाओगे, 2p से आप 3p में जाओगे, यहाँ पे 4s में जाओगे, 4d में जाओगे, तो वहाँ पर आपका वेव फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और वहाँ पर आपका थीटा भी आ जाता है फंक्शन के अंदर और फाई भी आ जाता है। अब बात करते हैं, अगर थीटा आपके पास फंक्शन के अंदर आएगा तो कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आ सकता है। क्या वो साइन थीटा आएगा, क्या वो कोसेकेंट थीटा आएगा, क्या वो टेंजेंट थीटा आएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेव फंक्शन की। तो वेव की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वेव आपकी होती है पीरियोडिक इन नेचर। वेव जो होता है वो आपका पीरियोडिक होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो अपनी चीज़ों को रिपीट करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो वापस से क्या करेगी, इसी चीज़ को रिपीट करेगी, फिर वो दोबारा क्या करेगी, इसी चीज़ को रिपीट करेगी, फिर वो दोबारा क्या करेगी, इसी चीज़ को रिपीट करेगी। तो पीरियोडिक नेचर अगर मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, तो वो सिर्फ साइन के पास है और कोस के पास है। अगर टेंजेंट का आप ग्राफ देखोगे तो आपका टेंजेंट का ग्राफ पीरियोडिक तो होता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाती है, मिनिमम वैल्यू भी इन्फाइनाइट हो जाती है। तो उस तरीके के फंक्शंस आपके पास नहीं देखने को मिलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। आपको यहाँ पर जो फंक्शंस देखने को मिलने वाले हैं वो या तो साइन थीटा मिलेगा या फिर वो कोस थीटा मिलेगा। तो आपके पास दो टाइप के फंक्शन हो सकते हैं थीटा के अंदर, साइन थीटा और कोस थीटा। बाकी आपका आर वाला पार्ट तो एज इट इज़ पहले फंक्शन के अंदर रहेगा ही। एक क्वेश्चन को देखते हैं, फिर देखते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर एक्स्ट्रा। तो मैंने यहाँ पर जो फंक्शन लिया है, मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि आपको नॉर्मलाइज द फंक्शन साई इजकल टू ई रेज टू द पावर माइनस आर अपॉन में 2a0 प्लस आयोटा फाई कोस थीटा फॉर एन इलेक्ट्रॉन
इन फॉर इन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने 2 बार लिख दिया, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर आपका कोई इलेक्ट्रॉन मोशन के अंदर है और आपको यहाँ पर फंक्शन दिया गया है e रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन में 2a0 प्लस आयोटा फाई डॉट कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर है साथ में। तो आप लोग e रेज टू दी पावर माइनस आर को नॉर्मलाइज कर चुके हो, आप e रेज टू दी पावर माइनस 2 को नॉर्मलाइज कर चुके हो, आप e रेज टू दी पावर माइनस आर बाई a0 को नॉर्मलाइज कर चुके हो, आप e रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन में 2a0 को भी नॉर्मलाइज कर चुके हो। अब आपके पास जो फंक्शन है इसके अंदर प्लस हो गया क्या, आयोटा फाई, और साथ में मल्टीप्लाई हो गया कोस थीटा। तो आपका फंक्शन थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो आपको यहाँ पर इसको नॉर्मलाइज करना है। सिर्फ फंक्शन बढ़ा है, नॉर्मलाइजेशन तो आप उस तरीके से करोगे तो उसके अंदर कोई भी आपके पास डिफरेंस आने वाला नहीं है। पैटर्न आपका सेम है। कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ, साई स्टार की वैल्यू पुट करो, साई की वैल्यू पुट करो, डी टाउ की वैल्यू पुट करो, आर वाले पार्ट को अलग करो, थीटा वाले पार्ट को अलग करो, फाई वाले पार्ट को अलग करो, सबकी वैल्यूज आपको पता होंगी, साथ में उनको मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो बड़े बड़े फंक्शन को देखकर आपको डरना नहीं है, पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, टू मेक इट नॉर्मलाइज ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ साई स्टार साई डी टाउ। अब इस केस के अंदर अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास आयोटा वाला पार्ट है। अगर यहाँ पर आयोटा वाला पार्ट है तो आपका साई स्टार और साई भी आपका अलग अलग होगा। तो मैंने यहाँ पर साई स्टार को अलग से लिख दिया है और साई को भी अलग से लिख दिया है। फंक्शन आपको दिया गया था साई इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन में 2a0 प्लस आयोटा फाई इंटू में क्या कोस थीटा है, पूरा आपके पास साई गिवन है। तो आप इसको इस जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ई रेज टू दी पावर a प्लस बी है तो आप इसको लिख सकते हो ई रेज टू दी पावर a इंटू में ई रेज टू दी पावर b। आप इसको लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को लिख दिया है ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन में 2a0 इंटू में ई रेज टू दी पावर आयोटा फाई इंटू में कोस थीटा। मैंने बेसिकली इस चीज़ को मैंने क्या कर दिया है, मैंने 2 पार्ट में लिख दिया है, ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन में 2a0 ई रेज टू दी पावर आयोटा फाई। अगर मैं इसको बाद में एक साथ लिखूंगा तो क्या कर दूंगा, मैं ई को हटा के बीच में प्लस लगा दूंगा और ये चीज़ यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। तो अगर मैं बात करूँ कि आपका साई स्टार क्या होगा, तो साई स्टार के केस के अंदर जहाँ पर भी आपके पास आयोटा था आपको वहाँ पर सिर्फ माइनस आयोटा लगाना है। तो यहाँ पर आपके पास सेम रहेगा, ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन 2a0। यहाँ पर आपके पास आयोटा था तो यहाँ पर क्या लगाना है, आपको माइनस का आयोटा लगाना है। तो ये हो गया आपका माइनस आयोटा फाई डॉट कोस थीटा। अब आपने फिर से इसको ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया इसको आपने, ई रेज टू दी पावर माइनस आर 2a0 इंटू में क्या, ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा फाई। आपने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। तो आपका साई भी आपके सामने है, आपका साई स्टार भी आपके सामने है। डी टाउ तो आपको याद है हाइड्रोजन केस के अंदर डी टाउ पर क्या होता है, आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी फाई, साइन थीटा डी थीटा डी फाई आपका होता है डी आर। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले पुट की वैल्यू किसकी, साई स्टार की। ये आपका साई है या फिर साई स्टार, आप पहले कोई पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि दोनों आपको मल्टीप्लाई करने। तो ये आपके पास साई है, ये आपके पास क्या है, साई स्टार है। आप पहले साई स्टार को लिखो या साई को लिखो, कोई भी फ़र्क ज़्यादा आने वाला नहीं है। तो आपने साई की वैल्यू पुट कर दी, साई स्टार की वैल्यू पुट कर दी, आपका क्या है, ये आपका डी टाउ है। अब डी टाउ के अंदर आपके पास डी आर भी है, डी थीटा भी है और डी फाई भी है। 3 आपके पास वेरिएबल्स हैं, तो इंटीग्रेशन भी आपको 3 साइड में करना पड़ेगा। लिमिट भी आपके पास 3 अलग अलग हैं। डी आर की लिमिट क्या होगी वो आपको पता है, डी थीटा की लिमिट क्या होगी वो आपको पता है, डी फाई की लिमिट क्या होगी वो आपको पता है, साई क्या है वो आपको पता है, साई स्टार क्या है वो आपको पता है। तो सब कुछ तो आपको पता ही है, आपको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन के भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स याद हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, ई रेज टू दी पावर आयोटा फाई और ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा फाई को आपने कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि ई रेज टू दी पावर आयोटा फाई इंटू में ई रेज टू दी पावर माइनस का आयोटा फाई है, तो आप इसको लिख सकते हो ई रेज टू दी पावर आयोटा फाई माइनस का आयोटा फाई। ये बन गया ई रेज टू दी पावर 0 और ई रेज टू दी पावर 0 क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो आपने सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट किया, इस फाई वाले पार्ट को आपने यहाँ से काट दिया। ट्रिपल इंटीग्रेशन में अब तक सबसे पहले आप कर रहे थे कि आप किसी भी कांस्टेंट को बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पर आपका कोई भी पार्ट कांस्टेंट नहीं है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है, ये फाई पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है और ये तो आपका डी टाउ है ही। तो आपका हर एक पार्ट यहाँ पर वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कांस्टेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को 3 इंटीग्रेशन के अंदर ब्रेक कर दो। आर वाले पार्ट एक साथ, थीटा वाला पार्ट एक साथ और फाई वाला पार्ट एक साथ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस ई फाई को और इस ई रेज टू दी पावर आयोटा फाई को, ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा फाई को मैंने कंबाइन करके 1 के बराबर रख के इसको नेगलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास क्या बचा, ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन 2a0, ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन a0। इसलिए हो जाएगा आपके पास ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन में 2a0 प्लस में माइनस का आर अपॉन में 2a0। ये आपके पास निकल आएगा ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन में a0। ये आर का हाफ है, ये आपका क्या, ये आपके पास क्या है,
आर इंटू में हाफ का ए नोट है, ये आपके पास एक और हाफ का ए नोट है, तो क्या बच जाएगा, पूरा हाफ का ए नोट बच जाएगा, पूरा आपके पास ए नोट बच जाएगा। तो ये आपके पास निकल कर आ गया क्या, ई रेज़ टू दी पावर माइनस आर अपॉन में ए नोट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया ई रेज़ टू दी पावर आर अपॉन में ए नोट। आपका ये खत्म हो गया और आपका ये खत्म हो गया, ये दोनों मैंने खत्म करके क्या लिख दिया था, इसको मैंने 1 कर दिया था। तो क्या बच गया आपके पास, आर का स्क्वायर ये रहा, डी आर ये रहा, इसको मैंने क्या कर दिया, आर वाले पार्ट के साथ रख दिया, इसको क्या हो गया, आर स्क्वायर ये रहा, इस आर स्क्वायर को आप यहाँ से काटो, अभी मैंने डी टाउ को अलग से लिखा हुआ है, डी टाउ आपका यहाँ पर अलग से रहेगा। फिर आपके पास क्या बच गया, कोस थीटा बच गया, कोस थीटा बच गया, साइन थीटा बच गया, कोस थीटा साइन थीटा, आर स्क्वायर डी आर था, आर स्क्वायर डी आर ये रहा, डी थीटा था, डी फाई था, डी थीटा ये रहा, डी फाई ये रहा। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर आर वाले पार्ट को अलग करना है, थीटा वाले पार्ट को अलग करना है। तो आर स्क्वायर डी आर जो आपके पास था यहाँ पर, आर स्क्वायर जो आपका डी आर था, इसको आपने कर दिया आर वाले के साथ, इस आर स्क्वायर को काट देना, ये मैंने गलती से यहाँ पर लिखा हुआ है। आर स्क्वायर डी आर जो था वो आपने लगा दिया इसके साथ, थीटा वाले पार्ट के साथ आपने लगा दिया डी थीटा, और डी फाई आपके पास अकेले में था ही। तो यहाँ पर बच गया आपके पास आर स्क्वायर ई रेज़ टू दी पावर माइनस आर अपॉन में ए नोट डी आर इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। आपने इन तीनों को ब्रेक कर लिया। तो अगर आपके पास यहाँ पर निकल कर आ गए 3 इंटीग्रेशन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट इंटीग्रेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास फिर से वही फॉर्म बन रही है, आर रेज़ टू दी पावर एन ई रेज़ टू दी पावर अल्फा आर डी आर 0 से इन्फिनाइट। तो इसका तो आपको रिजल्ट याद है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में आपको कोई टेंशन है नहीं। थर्ड को आप देखोगे तो डी फाई को करना है 0 से 5, तो ये भी आप इजीली कर दोगे। लेकिन अगर आप सेकंड इंटीग्रेशन को यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अभी तक आपके पास निकल कर आ रहा था सिर्फ साइन थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई, उसकी आपने डायरेक्ट वैल्यू याद कर रखी थी 2। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक इंटीग्रेशन निकल कर आ गया कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब पहले बात करते हैं कि आखिर आपके पास ये चीज़ निकल कर क्यों आई। आपको जो फंक्शन दिया गया था, अगर आप ध्यान दो, जो आपको फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन आपको दिया गया है कोस के अंदर। आप फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हो साई इंटू में साई स्टार, साई और साई स्टार के अंदर कोस थीटा वाले पार्ट के ऊपर कोई डिफरेंस आएगा नहीं। इसका मतलब क्या, आप कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन थीटा डी थीटा आपका डीटा वाले पार्ट में था ही। तो कोस स्क्वायर थीटा हमारा कहाँ से आया है, ये मेरा आया है साई से और साई के स्टार के मल्टीप्लाई से। ये आपके पास कहाँ पे गिवन था, ये आपके पास डी टाउ पहले से ही आपको गिवन था। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये एक बात कही है कि जो आपका फंक्शन है वो साइन की फॉर्म में भी हो सकता है और कोस की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर कोस की फॉर्म में वो आपका फंक्शन था तो आपके पास क्या निकल कर आया, आपके पास निकल कर आया कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस आया साई से, एक कोस आया कहाँ से, साई स्टार से, और साइन थीटा डी से कहाँ से निकल कर आया, आपके पास डी टाउ से आपके पास निकल कर आ गया। अगर आपका फंक्शन साइन के अंदर गिवन होगा, अगर आपका फंक्शन जो है वो साइन के अंदर गिवन होगा, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास निकल कर आएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा आपके पास निकल कर आएगा। एक साइन आपके पास कहाँ से आएगा, साई से आएगा, एक साइन आपके पास कहाँ से आएगा, साइन स्टार से आएगा, और ये आपके पास कहाँ से आएगा, डी टाउ के पास से आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 नए इंटीग्रेशन सीखने की ज़रूरत और पड़ सकती है हाइड्रोजन एटम के अंदर। कौन कौन से, या तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, जो हमारा केस अभी बना हुआ है, या फिर आपको करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई। आपको इन दोनों को याद करना पड़ेगा। और जो आपको चीज़ पहले से याद है वो क्या याद है आपको, साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई आपको पहले से ही याद है। तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही, आपको इन दोनों की ज़रूरत और पड़ सकती है अगर आप हाइड्रोजन एटम की स्टडी कर रहे हो। तो आपको ये 2 इंटीग्रेशन और पता होने चाहिए हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर। और बस ये लास्ट मैथमेटिक्स है, इसके बाद हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको मैथमेटिक पार्ट से आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस आप ये 2 इंटीग्रेशन को और याद कर लीजिए। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर आपको कुछ मैथमेटिक्स को और याद करना है। तो जो आपका पहला इंटीग्रेशन है कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये आपके पास निकल आता है 2/3। अगर आप लिमिट लगा रहे हो 0 से पाई, लिमिट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपने लिमिट्स को चेंज किया तो आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, लिमिट आपकी 0 से पाई है, तो वैल्यू निकल कर आएगी 2/3। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसको आप साइन क्यूब थीटा डी थीटा भी बोल सकते हो, 0 से पाई यहाँ पर लिमिट है, तो आपके पास निकल कर आएगा 4/3। तो आपको ये दोनों इंटीग्रेशन याद करने हैं, दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको याद करनी है।
जैसे आपने उसको याद किया था किसको, आर रेज टू दी पावर एन ई रेज टू दी पावर माइनस एल्फा आर डी आर को एन फैक्टोरियल अपॉन में एल्फा रेज टू दी पावर एन प्लस वन। उसी तरीके से आपको याद करना है कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा आपके पास निकल कर आता है 2/3 और साइन क्यूब थीटा आपके पास निकल कर आएगा 4/3। आपको इनको डायरेक्टली याद करना है। तो अगर आपने इन इंटीग्रेशन को याद कर लिया उसके बाद तो ये इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान हो गया। 1 भी आपको पता है, 2 भी आपको पता है और 3 भी आपको पता है। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1 के अंदर तो आपको सिर्फ n और अल्फा को पहचानना है। तो इस केस के ऊपर r के ऊपर जो पावर है वो क्या होगी, n होगी। तो r के ऊपर क्या पावर है आपके पास, 2 पावर है। तो n आपका हो गया 2 का फैक्टोरियल। r के ऊपर e के ऊपर माइनस r को छोड़ के जो कुछ भी बचा हुआ है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास अल्फा है। तो e के ऊपर माइनस r को छोड़ के जो कुछ भी है क्या बच गया आपके पास, 1 अपॉन में a नोट बच गया। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है अल्फा। तो 1 अपॉन में a नोट n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 इंटू में क्या कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई आपने अभी इंटीग्रेट याद किया है, क्या था आपके पास 2/3 था। तो आपने यहाँ पर 2/3 रख दिया इंटू में डी फाई का 0 से 2 पाई आपके पास 2 पाई होता ही है। जब आप इन सब की वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 8a नोट क्यूब बाई 3। इसका मतलब ये 1 के बराबर नहीं आया। अगर ये 1 के बराबर नहीं आया तो जिसके भी बराबर आया उसका उल्टा करो, रूट करो और फंक्शन के साथ जोड़ दो, आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो जब इसका उल्टा करूँगा तो 3/8a नोट क्यूब रूट ले लिया, इसको क्या कर दिया मैंने फंक्शन के साथ जोड़ दिया। अब ये जो आपका फंक्शन है ये आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। अगर आपके पास फंक्शन के अंदर थीटा और फाई वाला पार्ट है, जनरली जो आपके पास फाई वाला पार्ट होगा वो आयोटा के साथ होगा, ई रेज़ टू दी पावर के साथ होगा। तो जब भी आप साई को और साई स्टार को करोगे तो आपका फाई वाला पार्ट वहाँ पर कट जाएगा। तो फाई वाले पार्ट के अंदर आपको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थीटा वाले पार्ट के अंदर आपके फंक्शन के साथ साइन थीटा भी आ सकता है और कोस थीटा भी आ सकता है। फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त आप साई इंटू में साई कर रहे हो, साई स्टार इंटू में साई कर रहे हो, तो यानी कि साइन थीटा इंटू में साई थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन सकता है। या फिर अगर कोस में गिवन होगा तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा बन सकता है। बाकी डी टाउ से हमारे पास साइन थीटा डी थीटा पहले से ही था। तो आपके पास 2 फॉर्म जनरेट हो सकती है। एक फॉर्म हो सकती है कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा की, एक हो सकती है साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा की। तो आपने इन दोनों इंटीग्रेशन को याद कर लिया। कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई हो गया आपके पास 2/3, साइन क्यूब थीटा थीटा 0 से पाई आपका हो गया 4/3। आपको इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को याद करना है। इसके अलावा आपको हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई भी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। आपको यहाँ पर नॉर्मलाइज करना है वेव फंक्शन को, साई इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस आर साइन थीटा। यहाँ पर फंक्शन के साथ में क्या है, साइन थीटा है। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी साइन क्यूब थीटा डी थीटा के इंटीग्रेशन की 0 से पाई, जो कि आपका किसके बराबर था, 4/3 के बराबर था। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैथमेटिक्स जो आपकी रिक्वायर्ड होगी पूरे इसको नॉर्मलाइज करने के अंदर वो मैंने यहाँ पर अलग से लिखी हुई है। आर रेज टू दी पावर एन ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा डी आर, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में याद कराया था। एन फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू दी पावर एन प्लस 1। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा की, इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी साइन क्यूब थीटा डी थीटा की, और साइन थीटा डी थीटा आपको याद ही है। डी फाई का इंटीग्रेशन भी आपको याद ही है। इन इंटीग्रेशन को दिमाग में रखो। नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास नॉर्मलाइज वेव फंक्शन निकल कर आएगा √3/2 पाई इंटू में ई रेज टू दी पावर माइनस आर साइन थीटा। आप इस फंक्शन को नॉर्मलाइज कर देखिए, आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए। जिन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। तो आप इंटीग्रेशन को पहले याद कीजिए, उसके बाद फंक्शंस को यूज़ कीजिए, आप इंटीग्रेशन को यूज कीजिए और आप इस फंक्शन को नॉर्मलाइज कर देखिए। तो ये सब बातें हो गई हमारी, किस तरीके से हम लोग फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं। अगर वो फंक्शन आपको किस में दिया गया हो, हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर अगर आपको वो फंक्शन दिया गया हो। जब मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे स्टार्टिंग के अंदर, जहाँ पर मैंने आपको पोजीशन का, मोमेंटम का, आपको वहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी के मैंने वहाँ पर आपको ऑपरेटर को याद कराया था। मोमेंटम का आपके पास क्या था, माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स, माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल वाई, माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल जेड। ये आपका था मोमेंटम का ऑपरेटर। उसके बाद मैंने आपको याद कराया था काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, वो क्या था, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। ये आपके पास थे काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी के ऑपरेटर आपके पास क्या था, Vx था, एक्स की डायरेक्शन के अंदर Vy था, y के डायरेक्शन के अंदर Vz था, z के डायरेक्शन के अंदर। और पोजीशन के लिए आपके पास क्या था, x कैप था x के अंदर, y कैप था y डायरेक्शन के अंदर,
जेड कैप था आपके पास जेड डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने जब आपको इन ऑपरेटर्स को याद कराया था तो मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि ये ऑपरेटर आपके वैलिड होंगे जब आपका मोशन ट्रांसलेशन मोशन होगा या फिर वाइब्रेशनल मोशन होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन के केस के अंदर आप क्या करते हो, मान लीजिए आपके पास कोई दो एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो आप एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर ट्रांसलेशन मोशन को करते हो, मान लो आप इस डायरेक्शन के अंदर कर रहे हो या फिर आप मान लो कि दोनों के बीच में भी कर रहे हो, तो आप किसी दो एक्सिस के बीच में कर लोगे, या फिर मान लो कि आप 3D के अंदर मूव कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास एक्स वाई और जेड तीनों ही वेरी कर जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग अपने मोशन को कर रहे हो, जहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड आएंगे। तो आप जहाँ पर भी आपके पास ट्रांसलेशन मोशन होगा आप वहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसलेशन मोशन के अंदर हाँ कर सकते हो। वाइब्रेशन मोशन के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन मोशन क्या होता है, एक बार आप इधर जाते हो फिर आप वापस आते हो फिर आप इधर जाते हो। तो बेसिकली वाइब्रेशन मोशन क्या है, एक तरीके का ट्रांसलेशन मोशन ही है, बस आप उसको दो बार कर रहे हो। आप यहाँ से यहाँ गए ट्रांसलेशन, यहाँ से वापस आए ट्रांसलेशन, लेकिन आप फिर इधर से इधर गए और फिर वापस इधर से आ गए, तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या हो गया, आपके पास वाइब्रेशन हो गया। ये पूरा ट्रांसलेशन, ये पूरा ट्रांसलेशन और दो ट्रांसलेशन मिलकर क्या बन जाते हैं, आपके एक वाइब्रेशनल बन जाते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आप यूज़ कर सकते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले ऑपरेटर को आप लोग यूज़ कर सकते हो जब आप लोग क्या पढ़ रहे हो, ट्रांसलेशन मोशन पढ़ रहे हो, यानी कि आप पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ रहे हो, यानी कि आप क्या पढ़ रहे हो, वाइब्रेशनल मोशन पढ़ रहे हो, यानी कि क्या पढ़ रहे हो आप, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पढ़ रहे हो। तो जितने भी ऑपरेटर्स आपने अभी तक पढ़े हैं उन सबको आप अप्लाई कर सकते हो पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर और सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर। लेकिन हम लोग यहाँ स्टार्टिंग के अंदर हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, आर है, थीटा है और फाई है। तो यहाँ पर आपके ऑपरेटर्स भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आपके ऑपरेटर्स भी चेंज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं जो आपका x होता है वो बराबर होता है r साइन थीटा कोस फाई के, जो आपका y होता है बराबर होता है r साइन थीटा साइन फाई के, जो आपका z होता है वो बराबर होता है आपका r कोस थीटा से। ये बाय कन्वेक्शन आपके पास निकल कर आता है कि जो आपका x है वो बराबर होगा आपके किसके, r साइन थीटा कोस फाई, जो आपका y है वो बराबर होगा r साइन थीटा साइन फाई और जो आपका z होगा वो बराबर होगा r कोस थीटा के। तो हमने अभी तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम के ऑपरेटर्स पढ़े थे और काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर्स पढ़े थे। पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन जो सिंपल ऑपरेटर्स थे वो तो आपको याद होंगे ही। तो मोमेंटम के लिए आपने पढ़ा था पी एक्स पी वाई पी जेड, काइनेटिक के लिए आपने पढ़ा था के एक्स के वाई के जेड। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हम लोग पी वाई पी एक्स पी वाई पी जेड को ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं, सिर्फ पी आर को पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, के आर को पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर तो आप लोग वहाँ पर के आर ऑपरेटर का यूज़ करोगे, ना कि के एक्स के वाई के जेड का। अगर आप लोगों को मोमेंटम निकालना है, एवरेज मोमेंटम निकालना है आप लोगों को हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर, तो आप लोग वहाँ पर पी आर ऑपरेटर को यूज़ करोगे, ना कि पी एक्स पी वाई पी जेड को। तो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो आपके पास ऑपरेटर होते हैं वो आर की फॉर्म के अंदर होते हैं। जो आपके पास मोमेंटम होता है वो आपके पास पी आर होता है, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपके पास के आर होता है। तो ये आपके पास क्या है, इनके ऑपरेटर्स होते हैं। तो पी एक्स की वैल्यू आपको पता है माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स, पी वाई की वैल्यू आपको पता है, पी जेड की वैल्यू पता है आपको, काइनेटिक एनर्जी की यानी कि के एक्स की वैल्यू ऑपरेटर की वैल्यू भी पता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आपको के वाई की भी पता है और के जेड की भी पता है। अब बात करते हैं कि आखिर आपकी पी आर ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है और के आर ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है। इनकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, पर आपको इनकी वैल्यूज़ को एज सच याद करना है। अगर आप याद ना भी कर सको तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम के अंदर तो वो आपसे नॉर्मल स्टैंडर्ड जो आपके पास फंक्शंस होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग आपसे पी आर स्क्वायर के आर की वैल्यू आपसे पूछता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग हर मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग अपनी उन वैल्यूज़ को याद करने वाले हैं। हम पार्टिकल इन बॉक्स के लिए भी याद करेंगे एक्स को, एक्स स्क्वायर को, के एक्स को, वी एक्स को और आपके पी एक्स को और पी एक्स स्क्वायर को हम लोग याद करेंगे पार्टिकल वन डी बॉक्स के लिए। हम लोग ये सब सारी की सारी वैल्यू याद करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग याद क्या करने वाले हैं, हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ आर याद करने वाले हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर याद करने वाले हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर याद करने वाले हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर याद करने वाले हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ के आर याद करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी याद करने वाली है, ये सब चीज़ें आराम से याद
हो भी जाती है, उसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो नेट के अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर वो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करता है वेव फंक्शन की, जिनके लिए आप वैल्यूज़ को वैसे भी याद करते हो, तो आपको निकालनी आए या निकालनी ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद करनी है। लेकिन अगर आप लोग गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो गेट एग्ज़ाम के अंदर वो आपसे कोई भी फंक्शन दे देता है, वो आपको कोई भी फंक्शन दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि इस फंक्शन के लिए PR क्या होगा। तो उस केस के लिए आपको PR निकालना भी आना चाहिए। तो हम लोग जो अभी निकालने वाले हैं PR की जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर, तो वो आपको निकालनी तब आपको पता होनी चाहिए जब आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हो। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू उसको आप याद करना है, क्योंकि नेट के अंदर हमें इतना टाइम नहीं मिलता किसी क्वेश्चन के अंदर कि आप लोग पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन को कर सको। तो नेट के बच्चों के लिए सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज याद करनी है आप लोगों को। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे प्रूफ भी देखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपका ऑपरेटर होता क्या है। तो जो आपका PR ऑपरेटर होता है वो आपका होता है माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल आर प्लस का 1/r। अगर मैं बात करूं PX का, तो PX आपके पास क्या था, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। इसमें क्या हो गया, एक्स की जगह आपका r हो गया और प्लस का 1/r एक्स्ट्रा जुड़ गया, ये आपके पास एक्स्ट्रा जुड़ गया, ये आपका क्या बन गया, PR बन गया। तो आपको PX PY PZ तो याद है, तो उसी तरीके से आपको PR ऑपरेटर को भी याद करना है। क्वेश्चन अगर नेट में आया तो डायरेक्ट ये आएगा कि PR ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, माइनस आयोटा एच कट इनटू में डेल बाय डेल आर प्लस 1/r। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं KR ऑपरेटर की वैल्यू याद करता हूँ तो आपके पास होती है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m लैप्लेसियन जो आपका ऑपरेटर था उसका स्क्वायर। इसके अंदर आपका लैप्लेसियन उसको ऑपरेटर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपकी वैल्यू होती है। जो ट्रांसलेशन मोशन था उसके अंदर आपकी वैल्यू क्या थी, वो तो बड़ी सिंपल सी वैल्यू थी, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। लेकिन आपको कन्वेक्शन से पता है कि जो आपका एक्स होता है वो क्या होता है, वाई क्या होता है वो क्या होता है, जेड क्या होता है वो क्या होता है। तो इसके अंदर जब आप उनकी वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू है, आपको याद करनी है तो कर लो, नहीं कर सकते तो मत करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे वो ये नहीं पूछता, आपको KR की डायरेक्ट वैल्यू वैसे भी याद करनी है, आपको सोल्यूशन वो नहीं पूछता। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर लिखी हुई है कि लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है KR के केस के अंदर। आप सिर्फ इस वाले पार्ट को याद रखो, और ये वाला पार्ट तो ट्रांसलेशन के अंदर भी सेम था और यहाँ पर भी आपका सेम ही है। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग निकालते हो कूलम्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन से, वहाँ से क्या निकालते हो आप, माइनस का E स्क्वायर अपॉन में 4πε0r। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर। यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो आपका कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस केस के लिए आप लोग यहाँ से क्या निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हो माइनस E स्क्वायर अपॉन में 4πε0r। फिजिक्स के अंदर आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। तो आपने सिर्फ एक नई चीज़ को याद किया, किसको याद किया आपने, PR ऑपरेटर आपका क्या होता है, उसकी भी आधी वैल्यू तो सेम ही है, माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल तो सेम ही है, एक्स की जगह R आएगा प्लस का 1/r आ जाएगा और आपको ब्रैकेट लगाना है। तो ये आपका PR ऑपरेटर है। अब PR ऑपरेटर की वैल्यू आपको याद हो गई, PR की एवरेज वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करनी है। जैसे कि मान लीजिए वो आपके सामने क्वेश्चन देता है, मैं पहले बात कर रहा हूँ ट्रांसलेशनल मोशन की, पहले बात कर रहा हूँ ट्रांसलेशनल मोशन की। तो ट्रांसलेशन मोशन के अंदर वो आपके पास कैसी वैल्यू देता है, देखिए ट्रांसलेशन मोशन को हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, उस केस के अंदर लोग सारी चीज़ों को अलग से सिस्टमेटिक वेव के अंदर लिखेंगे। अभी बस मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम में कैसे करते हैं और ट्रांसलेशन एटम में अंदर जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन किस फॉर्म के अंदर आपसे वो पूछ सकता है। मान लीजिए ट्रांसलेशन मोशन है, आपसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स px फॉर ए पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ l। आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ना भी दे तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका 1D बॉक्स के लिए साई होता है √2/l sin n πx/l। ये आपका फंक्शन होता है किसके लिए, 1D बॉक्स के लिए। या फिर आपको वो क्वेश्चन दे देता है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ r और PR फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल। तो ये आपके पास ट्रांसलेशन मोशन का है और ये आपके पास हाइड्रोजन एटम का है। इसका आपको जो साइज दिया हुआ है 1s, यहाँ पे बात की है इसने 1s ऑर्बिटल की, तो 1s ऑर्बिटल होता है ग्राउंड स्टेट के ऊपर, सबसे लोवेस्ट एनर्जी का जो ऑर्बिटल होता है 1s ऑर्बिटल ही होता है। और उसका वेव फंक्शन आपको याद होना चाहिए 1/√πa0 की पावर 3/2 डॉट e रेज टू दी पावर -r/a0। आपको ये वाला फंक्शन भी याद होना चाहिए, आपको ये वाला फंक्शन भी याद होना चाहिए। और जो मैंने आपको चार्ट दिया था उसके अंदर 4 फंक्शन थे आपके पास, वो चारों के चारों फंक्शन ग्राउंड स्टेट के थे, आपको वो चारों के चारों फंक्शन आपको याद होने चाहिए।
तो आप किस तरीके से इसकी एवरेज वैल्यू को निकालते हो। तो पोस्टुलेट के अंदर में सब कुछ गिवन है। पोस्टुलेट के अंदर हमसे कहा गया है कि आप एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो। आपका एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार। आपको ऑपरेटर को फंक्शन के कॉन्जुगेट और फंक्शन के बीच में सैंडविच करना है, पीछे डी टाउ के साथ आपको उसको इंटीग्रेट करना है ओवर एंटायर स्पेस। और ये तब कर सकते हो आपके फंक्शन क्या होते हैं, नॉर्मलाइज्ड आपके फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिए गए हैं पहले से ही क्या है, नॉर्मलाइज्ड हैं, क्योंकि ये श्रोडिंगर के फंक्शन है, श्रोडिंगर ने पहले से इनको नॉर्मलाइज किया हुआ है। तो ये जो फंक्शन है नॉर्मलाइज्ड है। आपका बेसिक मेथड लगेगा कैसे आप लोग इनकी एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हो। हालांकि हम लोग ट्रांसलेशन मोशन के लिए एक बार एवरेज वैल्यूज को निकाल भी चुके हैं, हम लोग x को निकाल चुके हैं, आपका L/2 निकल कर आया था, आप ध्यान दीजिए वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर हमने इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यूज़ को भी यूज़ किया है। तो जब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन को पढ़ेंगे तब हम लोग इन चीज़ों को फिर से निकाल के देखेंगे। तब तक हम लोग एक बार इसको फिर से निकालें ताकि आपको वैल्यूज़ भी याद तब तक हो जाए। तो बात करते हैं बेसिक मेथड आपके पास क्या है। ये आपके पास बेसिक मेथड है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ऑपरेटर साई डी टाउ। बेसिकली आपको पहले ऑपरेटर को लगाना है इस साई के ऊपर, उसके बाद जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी उसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको डी टाउ के साथ इंटीग्रेट करना है। ये बेसिक मेथड होता है ऑपरेटर का। मैंने आपसे कहा था कि ऑपरेटर हमेशा फंक्शन के लेफ्ट साइड में आएगा। अगर आपके पास ये चीज़ गिवन है तो पहले आप इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर लगाओगे, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर लगाओगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू निकल कर आ रही है, एक्स वैल्यू निकल कर आ रही है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे साई स्टार के साथ, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करोगे डी टाउ के साथ। ये आपका बेसिक फॉर्मेट होता है कैसे आप इसको नॉर्मलाइजेशन को करते हो। तो चलिए चेक करते हैं ट्रांसलेशन के लिए कैसे करेंगे और इनके लिए कैसे करेंगे। तो ट्रांसलेशन के लिए तो आपको पता है, आपको सिर्फ ऑपरेटर आपको क्या है, एक्स का ऑपरेटर सिर्फ एक्स कैप है। दोनों फंक्शन आपने ले लिए, साई स्टार और साई यहाँ पर सेम होगा क्योंकि यहाँ पर आयोटा आपके पास नहीं है। तो आपने क्या किया, साई स्टार किया, साई स्टार है, ये आपके पास ऑपरेटर है, ये आपके पास साई है, और ये आपके पास डी टाउ है। डी टाउ इसके अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ dx हो जाएगा। पार्टिकल सिर्फ एक ही उसके अंदर मूव कर रहा है, 1D के अंदर मूव कर रहा है, तो ये आपके पास dx हो गया। तो x आपके पास ये रहा। पहले तो आप कांस्टेंट को बाहर निकालो, √2/L करके बाहर निकल गया। x आपके पास यहाँ बच जाएगा, और sin स्क्वायर n/x/L sin स्क्वायर n/x/L आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि इस ऑपरेटर का ऑपरेशन क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो आप मल्टीप्लिकेशन ABC टाइप कर लो या फिर BAC टाइप कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप खुद ही क्या होती है, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो आपके पास निकल कर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x sin स्क्वायर n/x/L dx। तो ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास दूसरा फंक्शन है। तो आपको यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन आपका बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसलिए ट्रांसलेशन मोशन के अंदर भी हम लोग कुछ मैथमेटिक्स को याद करेंगे। आज के दिन के लिए मैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। जो आपका इंटीग्रेशन होता है x इंटू में sin स्क्वायर n/x/L dx, 0 से L के लिए आपका होता है L²/4। मैंने पहले भी इसका एक बार यूज़ किया है, आज मैं इसका फिर यूज़ कर रहा हूँ। जब हम ट्रांसलेशन मोशन को पढ़ेंगे तब तो हम इसको सिस्टमेटिक वे के अंदर लिखेंगे ही। तो आप इस वैल्यू को याद रखिए, L²/4 होती है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपने पुट कर दी क्या, L²/4, 2/L बाहर था, आपके बन कर आ गया L/2। तो एक बेसिक तरीका होता है कैसे आप लोग एवरेज वैल्यू निकालते हो x की, जब आपका पार्टिकल 1D बॉक्स के अंदर है। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे जब आपका मोशन कहाँ हो, 1s ऑर्बिटल के अंदर हो। तो तरीका वही है, साई स्टार ऑफ 1s ऑपरेटर, साई स्टार ऑफ 1s डी टाउ। साई स्टार 1s आपके पास क्या है, साई स्टार के बारे में वैल्यू पुट कर दी। ये आपका क्या है, ये आपका ऑपरेटर है, आर का ऑपरेटर आर ही होता है, ऑपरेशन इसका मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो आपने आर को रख दिया। ये आपका क्या है, ये आपका साई ऑफ 1s है, ये आपका क्या था, साई स्टार ऑफ 1s था। ये आपका क्या है, आर वाला ऑपरेटर है, ऑपरेटर को दोनों फंक्शन और फंक्शन के कॉन्जुगेट के बीच में सैंडविच कर दिया। और ये आपका क्या है, ये आपका डी टाउ है। डी टाउ के अंदर आपके पास तीन वेरिएबल हैं, डी आर है, डी थीटा है और डी फाई है। तो आपने तीन टाइप के इंटीग्रेशन कर दिए, तीनों की लिमिट्स आपने अलग अलग लगा दिया। आर आपका वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनाइट, थीटा आपका वेरी कर रहा है 0 से पाई, फाई आपका वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई। ये सब भी आपको पता है, तो सब कुछ तो आपको पता है, आप बस वैल्यूज़ को पुट कर रहे हो। कॉन्स्टेंट पार्ट को बाहर निकाल दिया, कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, 1/पाई A0 का क्यूब आपका बाहर निकल गया। अंदर बच गया, आर वाले पार्ट को एक साथ लिख दिया, थीटा वाले पार्ट को एक साथ लिख दिया, फाई वाले पार्ट को एक साथ लिख दिया। एक इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन, तीन इंटीग्रेशन। दूसरा और तीसरा बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से कर लोगे। इन दोनों की वैल्यूज आपको याद है। पहले वाले के लिए भी आपने फॉर्मूले को याद किया हुआ है। कौन से वाले को, r⁴n e⁴α r⁴n e⁴α dr 0 से इन्फिनिटी के लिए जो आपका फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल अपॉन में α⁴n+1, ये आपका फॉर्मूला था। तो आपको सिर्फ r और n की वैल्यू को पहचानना है। तो r एक आपके पास ये रहा, एक r² ये रहा, तो बन जाएगा r का क्यूब, बन जाएगा r का क्यूब। अब r का अगर क्यूब बन गया है तो आपकी n की वैल्यू क्या,
एन की वैल्यू आपकी हो गई है 3। अल्फा की वैल्यू क्या, ई रेज टू दी पावर के ऊपर माइनस आर को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या होता है, अल्फा होता है। तो क्या बच गया आपके पास, 2/a0 बच गया। तो 2/a0 आपका अल्फा है, अल्फा रेज टू दी पावर n+1 आपने यहाँ पर लगा दिया। और जब आप इसको यहाँ पर इसको वैल्यू को लिखोगे, वैल्यू को जब सोल्व करोगे तो आपका 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यहाँ पर 3 भी आएगा। 3 इंटू में 2 इंटू में 1 आपका 3 फैक्टोरियल होता है। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा 3/2a0। तो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ x निकल कर आई ट्रांसलेशन मोशन के अंदर L/2, एवरेज वैल्यू ऑफ r निकल कर आई किसके अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर 3/2a0। a0 क्या है, बोर रेडियस है, 0.529 एम्फेयर है, ये इसकी वैल्यू भी आपको पता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। इस तरीके से आप एवरेज r को निकाल लेते हो, एवरेज x को भी निकाल लेते हो। तो ट्रांसलेशन मोशन के अंदर आपको इस इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस इंटीग्रेशन को भी आप याद रखो। लेकिन इसको हम क्लासीफाई तभी करेंगे जब हम लोग पार्टिकल 1D बॉक्स पढ़ेंगे, ताकि आपको हर एक मॉडल के जो इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है उसकी एक अलग से पिक्चर आपके सामने बन जाए, और आपको बस वही पिक्चर आपके सामने उस टाइम पर बनी हुई है जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे हो। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो, आपको सिर्फ 4 इंटीग्रेशन याद करने हैं। पहला आपको कौन सा याद करना है, r⁻n e⁻α r वाला। उसके बाद आपको याद करना है sin स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा वाला। उसको आपको याद करना है साइन क्यूब थीटा डी थीटा वाला। और उसके बाद आपको याद करना है सिंपल साइन थीटा डी थीटा क्या होता है, 0 से π2 याद होता है। बाकी आप लोग d से वाला तो आप डायरेक्टली वैसे भी लिख सकते हो, 2π होता है। तो आपको 4 इंटीग्रेशन याद करने हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर। पार्टिकल बॉक्स के अंदर आपका एक तो ये निकल कर आ गया, एक तो आपको याद करना है, और एक आपको जो और याद करना होगा उसके बाद भी मैं आज की क्लास के अंदर कराऊंगा। बाकी जो जो आपको याद करने होंगे ये हम लोग तभी पढ़ेंगे जब हम पार्टिकल 1D बॉक्स को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई एवरेज r और एवरेज x की। अब बात करते हैं pr और px की। तो अगर आपको px निकालना है, अगर आपको px निकालना है तो आपको क्या करना है, px ऑपरेटर को फंक्शन के कॉन्जुगेट और फंक्शन के बीच में रखकर इंटीग्रेट करना है d टाउ के साथ। यही तो आप करते आए हो अभी तक। तो आपने क्या किया, फंक्शन का कॉन्जुगेट आपका ये रहा, फंक्शन का क्या है कॉन्जुगेट, ये आपका क्या है, ये आपका ऑपरेटर है px का माइनस आयोटा h का del/x। उसके बाद आपका जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन रहा, d टाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx आपका हो जाएगा √2/L आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। इसको यहाँ सीधा बाहर निकालो, माइनस आयोटा h को के साथ में बाहर ले जाओ, ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब आपने इसको बाहर लगा दिया, लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, इनको बाहर ले जाने के बाद आप इस साइन वाले को और इस साइन वाले को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में आपके पास एक ऑपरेटर है जो कि कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ये जो आपके पास ऑपरेटर है del/x, ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो आपको पहले इस ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करना है, इस ऑपरेटर के उसके ऊपर अप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। आपने इसको बाहर क्यों निकाल दिया, इसको बाहर क्यों निकाल दिया, इसको बाहर क्यों निकाल दिया, वो आपने इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये आपका जो ऑपरेटर है वो लीनियर ऑपरेटर है। अगर आपका कोई ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होता है तो वो कांस्टेंट को बाहर निकालने की टेंडेंसी रखता है। तो कांस्टेंट को तो उसने बाहर निकाल दिया, लेकिन ये आपका वेरिएबल है, इसको बाहर नहीं निकालेगा। पहले आपको dy/dx को इसके ऊपर ऑपरेट करना पड़ेगा, पहले आपको इसके ऊपर इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे sin n/x/L के साथ। तो आपको क्या करना है, del/x निकालना है sin n/x/L का। तो बहुत सिंपल सा है, किसका इंटीग्रेशन है, sin ऑफ ax का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, आपके पास होता है a इंटू में क्या, cos ऑफ ax। यहाँ पर a क्या है, n/L है, n/L आपने लगा दिया। ये आपका a इंटू में क्या, cos ऑफ ax, cos ऑफ n/L/x। ये आपका यहाँ पर हो गया, इंटू में dx हो गया। n/L क्या है, कांस्टेंट है। इसको भी जरा यहाँ से बाहर ले जाओ भाई, ये भी आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, sin n/x/L cos n/x/L इंटू में dx। अब ये फिर से एक हार्ड इंटीग्रेशन बन गया। आपको इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 0। इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसको आपको क्या करना है, याद करना है। तो अगर ये 0 तो पूरा 0, तो आपका क्या हो गया, आपका px भी 0 हो गया। मैथमेटिक्स यूज्ड इन पार्टिकल 1D बॉक्स, अभी तक हमने 2 मैथमेटिक्स यूज़ करी है। x इंटू में साइन स्क्वायर n/x/L dx, L²/4 होता था वो, और साइन n/x/L cos n/x/L dx अभी देखा हमने, ये आपका 0 होता है। तो अगर आप लोग क्लासीफाई करना चाहो, अभी से आप क्लासीफाई कर सकते हो कि ये मैथमेटिक्स पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए है, ये मैथमेटिक्स आपके हाइड्रोजन एटम के लिए है। सबके लिए आपको अलग अलग याद करोगे तो आपको जल्दी ईजिली याद हो जाएगी। अब हम निकालते हैं PR। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि इसका जो ऑपरेटर है वो थोड़ा सा अलग ऑपरेटर है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लोग याद करने वाले हो, जो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी आप उसको याद करोगे, और डायरेक्ट वैल्यू आपके पास निकल कर आने वाली है 0, तो वो याद हो भी जाती है, कोई दिक्कत उसके अंदर है नहीं।
लेकिन किस तरीके से सॉल्व किया उसको आप एक बार देख लीजिए, अपनी आंखों के सामने से निकालोगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। इतना कोई बहुत ज़्यादा भी साइंस नहीं है, लेकिन बस डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उसको आपको करना है, उसको आपको सॉल्व करते रहना है। लेकिन नेट के पेपर के अंदर अगर आप इसको उस तरीके से सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। 0 इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, तो वो तो आपको याद हो भी गई होगी। Px भी 0 होता है, Pr भी 0 होता है, Px भी 0 होता है, Pr भी 0 होता है। जो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ x थी वो क्या थी, L/2 थी। एवरेज वैल्यू ऑफ r क्या थी, 3/2 a0 थी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ x भी याद हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ r भी याद हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ Px 0, एवरेज वैल्यू ऑफ Pr 0। तो ये 4 वैल्यू तो आपने याद भी कर ली। इसके बाद याद करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ r स्क्वायर क्या होता है, उसको भी आज की क्लास के अंदर ही याद कर लेंगे। तो तरीका क्या है, PR का ऑपरेटर आपको सैंडविच करना है ψ*1s और ψ*1s के बीच में, और साथ में आपको d टाउ लेना है। तो PR का ऑपरेटर क्या है, ये रहा आपका PR का ऑपरेटर, ये रहा आपका PR का ऑपरेटर आपने लगा दिया। फंक्शन आपका कहाँ है, ये आपने फंक्शन को लगा दिया। फंक्शन आपके पास कहाँ है, ये आपके पास क्या है, ये जो है आपके पास, ये जो है आपके पास, ये आपके पास है ψ*1s, ये जो है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास है ψ(1s). इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो ψ* और ψ आपके पास सेम है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है d टाउ। मैंने बस इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास बीच में डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन एक लीनियर ऑपरेटर होता है, ये कांस्टेंट को बाहर निकालने की टेंडेंसी रखता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। कांस्टेंट क्या क्या है आपके पास एक तो ये कांस्टेंट है, और आपके पास क्या कांस्टेंट है, आपके पास एक ये भी आपके पास कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट को पहले उठा के क्या करो, आप बाहर निकाल के रख दो। आपने दोनों को बाहर निकाल के रख दिया, ये आपके पास बाहर निकल जाए, साथ में आयोटा माइनस का आयोटा h/d भी क्या है, आपका कांस्टेंट ही है। तो आपने इन तीनों कांस्टेंट को पहले उठा के क्या कर दिया, बाहर रख दिया। बाहर रखोगे तो √π इंटू √π क्या हो गया, पाई हो गया। a0 का 3/2 इंटू a0 का 3/2 क्या हो गया, a0 का 3 हो गया, माइनस आयोटा h का ऐसा कैसा बाहर। तो ये आपका हो गया बाहर की तरफ कांस्टेंट। अब बात करते हैं आगे किस तरीके से करना है आपको। तो जो आपका पहला फंक्शन था, पहले फंक्शन का क्या पार्ट बच गया आपके पास, ये बच गया, आपने इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, ऑपरेटर को किया। ये आपके पास बच गया जो ψ1s का बचा हुआ है, ये आपका है किसका, ऑपरेटर है PR का। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास जो है, ये आपके पास है ψ(1s), ये ψ* का जो बचा हुआ था ये ψ(1s) है। ये कहाँ से आया मेरे पास, ये d टाउ से आया। ये कहाँ से आया पूरा की पूरा, ये d टाउ से आया। ये कहाँ से आया पूरा की पूरा, ये d टाउ से आया। अब आपको, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि आपको डायरेक्टली इसको और इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में आपके पास क्या है, ऑपरेटर है, और ऑपरेटर आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, ऑपरेटर आपके पास डिफरेंशिएशन वाला भी है। तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर अगर है तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता। आपको पहले इस ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, इस ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, इस ऑपरेटर को इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसकी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इस पूरे के ऊपर आप d टाउ के साथ इंटीग्रेशन करोगे। तो आप इस r² को भी इधर उधर नहीं कर सकते, ये पूरा d टाउ का पार्ट है। r² dr आपका यहाँ पर d टाउ का पार्ट है। अगर आपने इसको इधर उधर कर दिया तो आपने बेसिक्स क्वांटम केमिस्ट्री के अच्छे से नहीं पढ़े, क्योंकि हम क्वांटम केमिस्ट्री में अब तक कहते हुए आ रहे थे अगर आपका कोई फंक्शन होता है ψ*, कोई आपका ऑपरेटर है, कोई आपका d टाउ है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ऑपरेटर को अप्लाई करना है फंक्शन के ऊपर। पहले आपको इस ऑपरेटर को अप्लाई करना है फंक्शन के ऊपर। उसके बाद क्या करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपको इस पूरे को इंटीग्रेट करना है d टाउ के साथ। तो जब तक आप इस ऑपरेटर को अप्लाई नहीं करते, जब तक आप इस ऑपरेटर को अप्लाई करने के साथ बाद ψ* से इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, तब तक आपका d टाउ साइड में एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो आपको इसको नहीं छेड़ना है, r² dr को आपको नहीं छेड़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका काम है वो क्या है, सबसे पहले आपको इस ऑपरेटर को आपको ψ के ऊपर लगाना है। ये जो आपका ऑपरेटर है PR का, ये जो आपका फंक्शन है ψ1s का, जो बचा हुआ फंक्शन है, कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल दिया, और ये आपके पास क्या है, ψ(1s) का बचा हुआ है। तो आपको सबसे पहले ऑपरेटर को अप्लाई करना है 1s के ऊपर। तो मैंने इस चीज़ को अलग से लिखा हुआ है, पहले देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या है, PR ऑपरेटर है, ये आपका क्या है, ψ(1s) है। आपको PR को ऑपरेट करना है ψ
हूँ 1s के ऊपर, तो आप इसको ऑपरेट कर दो, एक बार dr/dr दिस, एक बार 1/r दिस, dr/r दिस, d/r दिस। आपको इसको इंटीग्रेशन तो पता है आपको कि e/n की x का क्या इंटीग्रेशन होता है आपके पास, e⁻⁻x का ये आपके पास इंटीग्रेशन होता है, e⁻⁻x का क्या होता है माइनस का a इंटू में e⁻⁻x आपका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आपने इसको कर दिया। a क्या है आपके पास यहाँ पर 1/a0 है, तो ये आपका सिंपल आपका डिफ्रेंशिएशन किया है मैंने यहाँ पर इस वाले केस के अंदर, और यहाँ पर तो आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, ये आपका एज इट इज़ यहाँ पर रह गया। तो आपका ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया आपका जो है इस टाइम के ऊपर, ये वाला पार्ट तो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये आपके पास निकल कर आ गया। सेकंड स्टेप क्या था, जो निकल कर आएगा उसको आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, वो जो निकल कर आएगा उसके साथ में क्या करना है, ये आपके पास निकल कर आया है, ये मैंने यहाँ पर यहाँ से उठा के मैंने वैल्यू कहाँ रख दी, इसके अंदर रख दी, ये आपके पास निकल कर आया है, ये आपका साइज 1s से बचा हुआ था, तो अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आप लोग d टाउ को लगाओगे, उसके बाद आप लोग d टाउ को लगाओगे। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका वन इंटीग्रेशन जो है ना पूरा, मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है, जो आपका वन इंटीग्रेशन है सिर्फ मैं उसको सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर एक अलग से। आपका क्या करोगे, किस तरीके से सोल्व करोगे आप, 1/a0, देखो मैं सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, मैं कैसे इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को देख सकते हैं और वहाँ पर आप खुद से भी देख सकते हैं मैंने इसको किस तरीके से किया है। पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ r² dr के साथ। सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उसको इसके साथ इंटीग्रेट करूँगा। तो जब मैं इसको इससे साथ इंटीग्रेट करूँगा तो आपका माइनस का 1/8 कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बच गया, e⁻⁻r/a0 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, e⁻⁻r/a0 को, ये निकल जाएगा e⁻²a0, ये आपके पास आ गया e⁻²a0 इंटू में r² dr, राइट। उसके बाद जो आपका अगला आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई, और r² dr साथ इसको क्या करने वाले हो, मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो e⁻⁻r/a0 बन गया क्या, e⁻²r/a0, ये आपके पास बन गया 1/r इंटू में r² क्या है, 1 फिर खाली का r बच गया, तो r इंटू में e⁻²r/a0 इंटू में dr बन गया। तो ये आपके पास निकल कर आ गया। और इन दोनों इंटीग्रेशन को आप जानते हो कैसे करते हो, इनको आप इंटीग्रेशन ऑफ r⁻n आप करोगे, उसके बाद क्या r⁻n, उसके बाद e⁻α r इंटू में dr आपके पास होता है, इसका क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में α⁻n+1। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले लगाने, इसके लिए लगाओ, इसके लिए लगाओ, जब लगा के देखोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। तो अगर ये भी आपका 0, अगर ये आपका 0 हो गया तो इनकी चाहे कुछ भी वैल्यू पड़ी हो आपका पूरा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो आपका PR एवरेज क्या निकल कर आ जाएगा, आपका 0 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप सोल्व करते हो। गेट एग्जाम के अंदर भी अभी तक नहीं पूछा गया है कि आप PR एवरेज निकालो और उसने अपनी तरफ से फंक्शन दे दिया, लेकिन वो दे सकता है गेट एग्जाम के अंदर, वो दे सकता है क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन को देता है, एक्स को निकलवाता है, कभी कभार वो किसी और चीज़ को भी निकलवाता है, तो PR को भी निकलवा सकता है। नेट एग्जाम के लिए तो आपको इसके डायरेक्ट वैल्यू को याद रखनी है, क्योंकि नेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से आते हैं, जो कि 1s का हो गया आपका फंक्शन, जो कि आपका किसका हो गया, पार्टी और मंडी बॉक्स का हो गया। तो वहाँ से वो आपको क्या पूछेगा, x पूछेगा आपसे, x² पूछेगा आपसे, px पूछेगा, px² पूछेगा, हाइड्रोजन से क्या पूछेगा, r पूछेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ r² की एवरेज वैल्यू पूछेगा, PR पूछेगा आपसे, PR का स्क्वायर पूछेगा। तो वो सब चीज़ें वो आपसे पूछता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर आपका PR 0 है, अगर आपका PR 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका PR का स्क्वायर भी 0 होगा। अगर आपका PR 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका PR का स्क्वायर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपका PR का स्क्वायर ऑपरेटर होगा, यहाँ पर भी आपका PR का स्क्वायर ऑपरेटर होगा, तो सारा के सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका x की वैल्यू a0 है तो x² की वैल्यू a0 का स्क्वायर होगी, ऐसा मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ x l/2 निकल कर आई थी तो एवरेज वैल्यू ऑफ x² आपके पास l²/4 निकल कर आएगी। आपको ऑपरेटर का स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑपरेटर को स्क्वायर करना है, इसका मतलब है आपको ऑपरेटर को 2 टाइम ऑपरेट करना है। ऑपरेटर की सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ये ऑपरेटर के स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको ऑपरेटर का स्क्वायर करना है, आपको इसका मतलब ये है कि आपको ऑपरेटर को 2 टाइम अप्लाई करना है। और जब ऑपरेटर को 2 बार अप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यूज डिफरेंट निकल कर आने लग जाएगी। तो आपको PR एवरेज यहाँ से याद हो गया। हाइड्रोजन एटम क्या होता है, 0 होता है। अब इन चीज़ों को हम लोग एक बार एक तरीके से लिख लेते हैं, कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको याद नहीं करना वो आप देखिए। अब पर आपको ये वैल्यूज़ को याद करना है और याद हो भी जाती हैं, इतनी मुश्किल ये वैल्यूज़ नहीं है।
मान लीजिए वो आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वेयर, पी एक्स स्क्वेयर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ एल। ध्यान दीजिएगा लेंथ क्या है आपके पास, एल है, 1D बॉक्स के लिए है। तो नेट पेपर के अंदर तो आपसे लेंथ एल ही देता है और आपसे यही सिंपल सा बॉक्स पूछता है और यहीं से आपसे क्या पूछेगा, एक्स एवरेज पूछेगा, एक्स स्क्वेयर एवरेज पूछेगा, पी एक्स एवरेज पूछेगा और पी एक्स स्क्वेयर का एवरेज पूछेगा। तो अगर आप वहाँ पर इंटीग्रेशन करने बैठ गए तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको पता है कि कैसे करते हैं। लेकिन आपको पता है कैसे करते हैं तो आप लोग इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ को याद करिए। एवरेज वैल्यू क्या होती है आपके पास, L/2 होती है। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, L²/3 माइनस का L²/2n²/π²। इसको आप निकाल कर देखिए प्लीज़, इस वैल्यू को आप लोग निकाल कर देखिए। निकाल कर अगर आप एक बार देखोगे तो आपको आराम से ये याद हो जाएगा। कैसे आप लोग निकाल कर देखोगे इसकी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जहाँ पर हम लोगों ने x निकाला था एक बार देख लेते हैं। ये आपने क्या निकाला था, यहाँ पर आपने x को निकाला था, तो आप क्या एक्स स्क्वेयर निकालोगे तो यहाँ पर क्या लोगे, एक्स स्क्वेयर लोगे, तो ये आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बस ये आपके पास एक इंटीग्रेशन चेंज होगा। बाहर आपके पास 2/L ही रहेगा और इस इंटीग्रेशन की आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ क्या करनी है, याद करनी है। और इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है वो भी मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। जो आपके पास ये इंटीग्रेशन आएगा x²/x², जो आपका पार्ट 1D बॉक्स का जो आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना है, एक तो आपके पास ये है x इंटू में sin² nπx/L dx जो कि L²/4 होता है। कब यूज़ करेगा, जब आप x निकालोगे। ये आपकी एक आपके पास होता है sin nπx/L cos nπx/L dx इक्वल टू 0 होता है। कब यूज़ करोगे, जब आप px को निकालोगे। उसके बाद आपके पास एक ये निकल कर आएगा x² sin² nπx²/L इंटू dx। ये इसकी वैल्यू होती है आपकी L³/6 माइनस का L³/4 n²/π²। ये कब यूज़ करोगे आप, जब लोग एक्स स्क्वेयर को निकालोगे। तो आपको इनके डायरेक्ट वैल्यू को यूज़ करना है और आपको इनकी वैल्यू को यहाँ पर याद करना है। किस तरीके से आप लोग इन्हें याद कर सकते हो, तो पी एक्स आपके पास 0 निकल कर आता था, पी एक्स स्क्वेयर आप निकाल कर देखिए क्या निकल कर आएगा, आपको निकल कर आएगा n²/s²/4l²। आराम से निकल जाएगा पी एक्स, बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा। पी एक्स स्क्वेयर को निकाल कर देखिए, एक्स स्क्वेयर को निकाल कर देखिए, एक्स को यूज़ करते हुए जो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, उसका यूज़ करके आप इसको निकाल कर देखिए। पी एक्स स्क्वेयर को भी आप लोग निकाल कर देखिए और इनकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ याद करनी है, वरना नेक्स्ट क्लास के अंदर मत बढ़िएगा, वरना आपको कन्फ्यूजन होने लग जाएगी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। जो चीज़ आपको याद करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको क्या याद करना है, आपको एक्स स्क्वेयर पी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू याद होनी चाहिए 1D बॉक्स के लिए। 1D बॉक्स के लिए आपको फंक्शन याद होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको 1s का फंक्शन याद होना चाहिए। उसके लिए आपको r स्क्वेयर pr स्क्वेयर की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, r हमने निकाली क्या है, 3/2 a0 है। r स्क्वेयर आप निकाल कर देखिए 3a0 का स्क्वेयर आएगा, बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। कोई नई इंटीग्रेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है उस केस के अंदर, आपके सिर्फ इसी इंटीग्रेशन से आपका काम चल जाएगा। आप r स्क्वेयर भी आपका निकल जाएगा। पी आर एवरेज आपका 0 था, मैंने अभी भी निकाल के दिखाया आपको। पी आर एवरेज क्या निकल कर आया आपके पास, 0 निकल कर आया। पी आर का स्क्वायर आपके निकल कर आएगा h²/a0²। इसको निकाल कर मत देखिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, h²/a0²। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल के अंदर घूम रहा है, आपका पी आर स्क्वेयर क्या है, पी आर स्क्वेयर आपका एवरेज वैल्यू क्या है। तो आपको वहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, h² a0 का स्क्वायर, h² का स्क्वायर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे इंटीग्रेशन के, 2 और फॉर्मूले देखे जो आपको हाइड्रोजन एटम के अंदर जरूरत पड़ने वाली थी। आपने उन फॉर्मूले को देखा, उसके बाद आपने देखा कि कैसे आप लोग एवरेज वैल्यू को निकालते हो, और एंड में आते आते आपने एवरेज वैल्यूज़ को याद कर लिया। किस किस के लिए याद किया, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए आपने एवरेज वैल्यू ऑफ x याद किया, एवरेज वैल्यू ऑफ x स्क्वायर याद किया, एवरेज वैल्यू ऑफ px याद किया, एवरेज वैल्यू ऑफ px स्क्वायर याद किया। इनको निकाल कर देखिए कैसे निकलती है, आराम से आप इनको निकाल कर देख लोगे। x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, L/2 आया था। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, वो आपको याद होनी चाहिए। px की वैल्यू क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। px की वैल्यू क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपने पहले क्या निकाला, एवरेज वैल्यू ऑफ r निकाला, जो कि आपका 3/2 a0 निकल कर आया। ये आपको याद होनी चाहिए। फिर आपने r स्क्वायर निकाला जो आपके पास 3a0² के बराबर निकल कर आएगा, ये भी आपको याद होनी चाहिए। फिर आपने पी आर निकाला एवरेज वैल्यू, वो आपका 0 निकल कर आया। फिर आपने पी आर का स्क्वायर निकाला जो आपके पास h² का स्क्वायर निकल कर आया। बहुत सिंपल सा है, ईजी तरीके से आप लोग इन चीज़ों को याद कर सकते हो। आप लोगों को जो चीज़ निकाल कर देखनी हो मैं पट्टी लगा देता हूँ। आप लोग x² निकाल कर देखिए, आप लोग px² निकाल कर देखिए, और आप लोग यहाँ से निकाल कर देखिए r स्क्वायर को। आप इन तीनों चीज़ों को निकाल कर देखिए कैसे भी जो चीज़ें इसके बराबर निकल कर आती है। ये 3 चीज़ आप निकाल कर देखिए, इसको आप छोड़ देना, इसको आप डायरेक्ट याद करना है। आपको पी आर की एवरेज टू डायरेक्ट आपको याद करना है, ये नहीं निकाल कर देखना। ये हमने निकाल लिया, ये भी हमने निकाल लिया, इनको आप फिर से निकाल कर देखिए। ये भी हमने निकाल लिया और ये भी हमने निकाल लिया, इनको आप फिर से निकाल कर देखिए। तो आज ही क्लास के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ
नहीं पढ़ा, लेकिन जितना भी पढ़ा है आपको उसको याद रखना है। सिस्टमेटिक वे में याद करोगे क्वांटम केमिस्ट्री, इजीली आपसे याद हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई ना कोई कमेंट ज़रूर छोड़कर जाइए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो उसके रिलेटेड आप कमेंट छोड़ दीजिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं लगता तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।